Well, good afternoon to all of you. This is Professor Naveen Verma on front of you and वेलकम करता हूं आप सभी लोगों का अपने इस चैनल पर जिसका नाम है सीएस गुरु चैनल। आइए स्टूडेंट्स, आज जो हम लोग टॉपिक लेके चलेंगे उस टॉपिक का नाम है स्ट्रक्चर। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको एरे और स्ट्रिंग के कॉन्सेप्ट के बारे में मैंने आपको बताया था। आज हम जो कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं उसका नाम है स्ट्रक्चर। क्या इसका स्ट्रक्चर का यूज है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंतर्गत, स्ट्रक्चर किस प्रकार से अपने रोल को प्ले करता है, ये सब बातें आज हम लोग जानेंगे। वेल फ्रेंड्स, आइए बेसिकली स्ट्रक्चर का जो हमें आवश्यकता पड़ी उस आवश्यकता को समझने के लिए, उस नीड को समझने के लिए सबसे पहले हमें थोड़ा सा पिछली तरफ जाना पड़ेगा। आप जैसा कि जानते हैं, यदि हमारे पास में कोई एक ऑर्डिनरी वेरिएबल होता है, वह ऑर्डिनरी वेरिएबल आपका केवल एक ही तरह की वैल्यू को स्टोर करके रख सकता है। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि उस ऑर्डिनरी वेरिएबल पर केवल और केवल हम एक ही टाइप की एक वैल्यू को असाइन करा सकते हैं। जैसा कि आप यहां देखिए, मैं यहां पर लिख रहा हूं इंटीजर x इक्वल टू 10। आपको मालूम है कि इस x वेरिएबल का जो डाटा टाइप है वह आपका इंटीजर है, इसीलिए ये x नाम का जो वेरिएबल है वह इंटीजर टाइप की एक वैल्यू को केवल रख सकता है। ये मैंने ऑर्डिनरी वेरिएबल के अंतर्गत आपको बताया था। आगे चल करके हमारे पास में एक समस्या आई कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम मल्टीपल वैल्यूज को एक वेरिएबल को असाइन करा सकते हैं। इट मीन्स क्या हम एक वेरिएबल पर मल्टीपल वैल्यू को असाइन करा सकते हैं, ये क्वेश्चन हमारा सामने आया। तो इसके लिए सी ने हमें बहुत ही वंडरफुल फीचर दिया था जिसको हमने एरे के नाम से जाना था, और एरे के समस्त लेक्चर्स मैंने आपको अपनी वीडियो में आपको दिए हुए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर के उनको देख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहां पर हम लोगों ने एरे का यूज किया, लेकिन एरे ने अपनी एक कंडीशन दी कि आप एरे नाम के, एरे टाइप के वेरिएबल के अंतर्गत मल्टीपल वैल्यूज को असाइन करा सकते हैं, स्टोर करा सकते हैं, परंतु वह जितनी भी आइटम आपका होने चाहिए वह सारे के सारे आइटम आपका सिमिलर टाइप के होने चाहिए, एक ही तरह के आइटम होने चाहिए। इट मींस अगर इंटीजर है तो इंटीजर डाटा टाइप की वैल्यू को वो स्टोर करेगी एरे, अगर फ्लोट है तो फ्लोट टाइप के, अगर कैरेक्टर है तो कैरेक्टर डाटा टाइप के वेरिएबल को वह स्टोर करेगी। जैसा आप यहां देखिए, यहां पर सपोज करो मैंने एक एरे लिया, x नाम का एक एरे लिया, उसके अंदर मैंने 5 यहां पर साइज दिया। अब इसके अंदर जितनी भी वैल्यू मैं स्टोर करूंगा 10, 20, 30 एंड 40, ये आपका 50, तो यहां पर ये जितनी भी वैल्यूज हैं आपका वह सेम टाइप की है, वह वैल्यूज आपका सिमिलर टाइप की है, एक ही तरह की वैल्यू। लेकिन एरे ने एक प्रॉब्लम हमारा दूर किया, क्या कि हम लोग मल्टीपल वैल्यूज को एक वेरिएबल को असाइन करा सकते हैं। तो ये हमारी प्रॉब्लम दूर की एरे ने। अब आगे चल करके एक क्वेश्चन और अकर हुआ, और वह क्वेश्चन ये था कि यदि एक ऐसी सिचुएशन आ जाए कि हमारे पास में डिफरेंट डाटा टाइप के वैल्यूज हैं, दैट मीन्स हमारे पास में इंटीजर है, हमारे पास में फ्लोट है, हमारे पास में कैरेक्टर है, तो क्या ये डिफरेंट डाटा टाइप के एलिमेंट्स या डिफरेंट डाटा टाइप के आइटम को, डाटा को हम लोग किसी एक पर्टिकुलर वेरिएबल पर असाइन करा सकते हैं क्या? तो सी में इसका आंसर है यस, डेफिनेटली हम लोग सी के अंतर्गत एक पर्टिकुलर वेरिएबल पर हम डिफरेंट डाटा टाइप की वैल्यू को असाइन करा सकते हैं। इट मींस हम लोग ये उपयोग इसका कर सकते हैं कि यदि एक वेरिएबल हो और वो डिफरेंट डाटा टाइप के आइटम्स हमें अगर उसके अंदर स्टोर कराने, उनको असाइन कराने हो, तो ये पॉसिबल है, और ये पॉसिबल है विद द हेल्प ऑफ कॉन्सेप्ट स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर के जरिए हम लोग ये काम कर सकते हैं। आप समझ के चलिए स्ट्रक्चर अपने आप में होता क्या है। देखिए, बेसिकली स्ट्रक्चर के अंतर्गत हम लोग नंबर ऑफ आइटम्स जो डिफरेंट डाटा टाइप के हैं उनको एक पैक के अंदर ले लेते हैं, या उनको पैकेट्स की फॉर्म में ले लेते हैं, जिसको हम लोग स्ट्रक्चर बोल देते हैं। हम लोग डिफरेंट डाटा टाइप के आइटम्स को एक पैकेट्स फॉर्म में ले लेते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, आपका स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो मैं साधारण भाषा में अगर इसकी डेफिनेशन दूं तो मैं आपको दूंगा कि स्ट्रक्चर इज अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट डाटा टाइप ऑफ आइटम्स। दोबारा से सुन लीजिए आप, स्ट्रक्चर इज अ सेट या इट इज अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट डाटा टाइप ऑफ आइटम्स। ये डिफरेंट डाटा टाइप आइटम्स का एक सेट होता है, एक ग्रुप होता है। जैसा कि मैंने आप यहाँ डेफिनेशन में अगर आप यहाँ देखेंगे
तो ए स्ट्रक्चर इज ए मैकेनिज्म फॉर पैकिंग डाटा ऑफ डिफरेंट टाइप्स। जो अलग अलग तरह के हमारे डाटा टाइप्स के, अलग अलग डाटा टाइप्स के हमारे जो वेरिएबल्स हैं, उनको ये पैक करके एक पर्टिकुलर सेट में बना करके रख सकता है। तो इसका मेजर बेनिफिट आपका ये हुआ। आइए इसको समझने के लिए एक चीज और समझ सकते हैं कि इट इज ए कन्वीनियंट टूल फॉर हैंडलिंग ए ग्रुप ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डाटा आइटम। जो हमारे लॉजिकली रिलेटेड डाटा आइटम्स होते हैं उनको कोरिलेट करके, उनको ग्रुप में करके ये एक रखने का, ये एक असाइन कराने का वैल्यू को एक बेहतर तरीका है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंतर्गत। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब कैसे, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? मान लीजिए, अब आप एक एग्जांपल लीजिए, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। मान लीजिए यहां लॉजिकली रिलेटेड डाटा से मतलब आप समझिए, सपोज कीजिए एक बुक का एग्जांपल हम लोग लेते हैं। हमें बुक की एक इंफॉर्मेशन को रखना होता है। सपोज करो हम लोग बुक के नेम को, अब बुक के हम सपोज करो प्राइस को, और यहां पर हम बुक के पेज नंबर्स को, पेज नंबर और भी इंफॉर्मेशन हमारी हो सकती है, हम इसको असाइन कराना चाहते हैं। दैट मीन्स इस रिकॉर्ड को मेंटेन करना चाहते हैं एक बुक के रिकॉर्ड को। तो जो जितना भी ये आप यहाँ पर रिकॉर्ड देखेंगे, वो यहाँ पर बुक का नाम है, बुक का प्राइस है, बुक का पेज नंबर है, बुक का ऑथर हो सकता है। तो ये लॉजिकली रिलेटेड है एक पर्टिकुलर आइटम से, जिसको हमने क्या कहा, बुक कहा। तो ये प्रॉब्लम हमारी, अब समझ के चलिएगा कि यहां पर आप देखिए कि नेम हमारा कैरेक्टर फॉर्म में, प्राइस हमारा फ्लोट में हो सकता है, और पेज नंबर हमारा इंटीजर में हो सकता है। मैं लिख देता हूं, यहां पर नेम हमारा कैरेक्टर, प्राइस हमारा फ्लोट, और पेज नंबर जो है हमारा ये इंटीजर। तो आप देखिए यहां पर डिफरेंट डाटा टाइप्स हैं। तो क्या ये पॉसिबल है कि ये डिफरेंट डाटा टाइप हमारे एक पर्टिकुलर वेरिएबल को असाइन हो जाए? तो ये असाइन हो सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर से। ये आपका स्ट्रक्चर के जरिए आप इसको असाइन करा सकते हैं। आइए किस प्रकार से हम इस प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर क्या स्ट्रक्चर पर जाना जरूरी था? कि ये प्रॉब्लम तो हमारी एरे के जरिए भी सोल्व हो सकती थी। डेफिनेटली एरे के जरिए ये हमारी प्रॉब्लम सोल्व हो सकती थी। आइए मान लीजिए हम लोगों को 3 बुक का रिकॉर्ड रखना है। सपोज करो हमारे पास में ये एक प्रोग्राम है बेटा, MAIN में। यहां पर मैं आपका कैरेक्टर ले रहा हूं। यहां पर कैरेक्टर में मैं BOOK बुक नेम नाम का एक वेरिएबल बनाया, जिस पर मैंने, क्योंकि मेरे को 3 बुक्स के नाम को स्टोर करना, 3 बुक के रिकॉर्ड को मैं मेंटेन करना चाहता हूं, तो मैंने यहाँ पर साइज 3 दिया। इसके बाद में मैं FLOAT फ्लोट, यहां पर मैं, ये आपका बुक प्राइस आ गया बेटा, यहाँ पर ये आपका बुक प्राइस आपका आ गया, ये आपका यहाँ पर भी 3, और उसके बाद में यहाँ पर इंटीजर पेज नंबर, बुक पेज नंबर, ये आपका आ गया। तो यहाँ पर भी ये आपका 3 वैल्यू। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने 3 बुक्स की वैल्यूज को स्टोर करने के लिए, 3 बुक के रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए 3 साइज की एरे को डिक्लेयर किया। इज इट क्लियर? अब हम कैसे काम करेंगे, आप देखिए एरे के ऊपर कैसे सोल्व होता है। यहां पर आप लिखेंगे सबसे पहले प्रिंटफ एंटर द बुक डिटेल। हम लोग यहां पर बुक की डिटेल्स को एंटर कराएंगे। उसके बाद कैसे एंटर कराते हैं, यहां पर आपको पता है कि जब हम एरे यूज करते हैं तो एक लूप चलाते हैं, लूप यूज करेंगे। इंटीजर आप आई ले लीजिए, इंटीजर आप आई नाम का एक वेरिएबल ले लीजिए। i इज इक्वल टू 0 से i लेसर देन इक्वल टू 2 तक चलेगा, क्योंकि 0 1 2, और ये आपका i प्लस प्लस हो जाता है यहाँ पर। इसके बाद आप यहाँ पर स्कैनफ फंक्शन का यहाँ पर प्रयोग करेंगे। परसेंटेज, यहाँ पर सबसे पहले हमारे कैरेक्टर %C, फिर %F, फिर %D आपका। उसके बाद कैसे करेंगे आप लोग, यहाँ पर सबसे पहले BOOK बुक अंडरस्कोर नेम, और यहाँ पर आई पास करा देंगे, कोमा, फिर यहाँ पर आप बुक अंडरस्कोर प्राइस PRICE प्राइस, यहाँ पर फिर आप आई पास करा देंगे, फिर बुक अंडरस्कोर PNO,
PNO, फिर यहाँ पर आप ये पास करा देंगे। तो यहाँ पर इस प्रकार से आपने अपने इन बुक के लिए आपने बुक के रिकॉर्ड करने के लिए आपने 3 वैल्यूज को असाइन कराया इस पर्टिकुलर वेरिएबल पर अलग अलग। तो अब आप यहाँ देखिएगा, अब हम लोग यहाँ पर इसका आउटपुट चाहेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रिंट एफ आउटपुट। जो आपका आउटपुट प्रोड्यूस होगा वो कैसा आउटपुट प्रोड्यूस होगा, आइए देखते हैं। आपको पता है 3 बुक्स का रिकॉर्ड हमने मेंटेन करना है, तो 3 बुक के लिए आपको सेम लूप चलाना पड़ेगा, i = 0, i <= यहाँ पर 2 आएगा, i ++ आएगा। फिर यहाँ पर आप यहाँ पर नहीं, आप मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ पर आप printf करेंगे और ये यहाँ पर आपका एक लूप आ जाएगा, printf करेंगे तो यहाँ पर आप वही परसेंटेज, सबसे पहले आपका C, %f और परसेंटेज आपका B। तो सबसे पहले BOOK बुक, यहाँ पर सबसे पहले आपका आएगा बुक नेम ऑफ I, बुक प्राइस ये आपका I, फिर कोमा ये आपका आएगा बुक _PNO और यहाँ पर आपका I, ये आपका बन गया। तो आप इस प्रोग्राम के अंतर्गत देख सकते हैं बेटा कि यदि मेरे को एरे के थ्रू 3 बुक्स का रिकॉर्ड को मेंटेन करना है, तो मेरे को एक तो हर एक आइटम के लिए, हर एक डिफरेंट डाटा टाइप के आइटम के लिए अलग अलग एरे यूज करनी पड़ी। जैसे बुक का नाम आपको पता है कैरेक्टर की फॉर्म में होता है, स्ट्रिंग की फॉर्म में जाता है, तो उसके लिए मेरे को कैरेक्टर बुक नेम का एरे लेना पड़ा। फिर जब मैं प्राइस पे आया तो मेरे को फ्लोट टाइप की एरे लेनी पड़ी। फिर मेरे को बुक पेज नंबर का, तो मेरे को इंटीजर टाइप की, इसी तरह से ऑथर, फिर एक कुछ और नंबर्स होते हैं, ISBN नंबर्स होते हैं। तो जो भी रिलेटेड आपके हमारी इंफॉर्मेशन होगी और उसको अगर हमें मेंटेन करना पड़ेगा, तो उतनी ही टाइप की हम लोगों को एरे अपना बनाना पड़ेगा प्रत्येक रिकॉर्ड के लिए। तो इट विल बी वेरी टिपिकल, आसान है प्रोग्राम, हमारा आसान हो सकता है, प्रोग्राम हमारा समझ में आ सकता है हम लोगों को, लेकिन ये हमारा मेंटेन करना बड़ा टिपिकल हो जाएगा जब रिलेटेड इंफॉर्मेशन या रिलेटेड डाटा हमारा बढ़ेगा तब। अब इस प्रॉब्लम को हमने दूर किया स्ट्रक्चर के जरिए। आइए सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर के डिक्लेरेशन को समझते हैं और उसके पश्चात हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए बात करेंगे डिक्लेरेशन की, है ना। डिक्लेरेशन, देखिए डिक्लेरेशन का मतलब होता है कि किस तरह से हम अपने स्ट्रक्चर को सिंटैक्टिकली यूज कर सकते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। तो प्यारे बच्चों, स्ट्रक्चर के लिए हम लोगों को जो दिया गया है वो स्ट्रक्ट कीवर्ड का हम लोग यहाँ यूज करेंगे। कौन सा कीवर्ड यूज करेंगे बेटा? STRUCT। ये स्ट्रक्ट एक कीवर्ड होता है, इसके जरिए आप लोग किसी भी पर्टिकुलर डाटा आइटम्स को, डिफरेंट डाटा आइटम्स को रिकॉर्ड करने के लिए, स्टोर करने के लिए आप स्ट्रक्चर अपना क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्ट कीवर्ड। आइए सबसे पहले देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले आप यहां स्ट्रक्चर में देंगे STRUCT। अब जिस भी रिलेटेड आइटम या जिस भी रिलेटेड डाटा को आपको रखना है, उसके लिए आप यहां स्ट्रक्चर का नाम देंगे। जैसे मैंने कहा था बुक, तो BOOK बुक, ठीक है। तो आपने बुक नाम का एक स्ट्रक्चर बनाया और उसके अंदर उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपने दी। जैसे आपने सबसे पहले दिया था कैरेक्टर, यहाँ पे आपने नेम लिया, फिर आपने दिया था फ्लोट, फिर आपने प्राइस लिया, फिर आपने यहाँ पर लिया था इंटीजर, यहाँ पर आपने पेज नंबर लिया। ओके, तो ये फिर आप यहाँ सेमीकोलन लगाते हैं। उसके ये आप यहाँ देखिए ये कोशिश कीजिए समझने की कि यहाँ पर बेटा ये बुक नाम का स्ट्रक्चर हमने बनाया, बुक नाम का स्ट्रक्चर बनाया, उसके अंतर्गत 3 डिफरेंट टाइप की वैल्यूज हमारी हैं। तो हमने एक तरह से इसको पैकिंग डाटा ऑफ डिफरेंट डाटा टाइप, इट इज ए मैकेनिज्म फॉर पैकिंग डाटा ऑफ डिफरेंट मैकेनिज्म। तो ये एक डाटा को हमने यहाँ पर डिफरेंट डाटा को हमने डिफरेंट डाटा टाइप के डाटा को हमने पैक कर लिया। ओके, नाउ अब आगे चल के हमें समझना क्या है, आप इसको देखिए किस तरह से। यहां पर एक बात मैं और क्लियर करा देना चाहता हूं, ये जितने भी नेम, प्राइस, PNO, ये तो बुक नाम के स्ट्रक्चर के अंदर आपने दिए हैं, ये यहां पर एज ए अभी वेरिएबल ट्रीट नहीं होते। ये आप
आप ये वेरिएबल आपका ट्रीट नहीं होंगे। तो आगे चल के हम लोग कैसे करेंगे देखते हैं हम इसको। आइए, तो यहां पर आपको सबसे पहले स्ट्रक्ट ये बुक और B1 B2 B3। अब आप समझिए कि ये जो B1 B2 और ये जो B3 है ये क्या है। देखिए यहां पर B1 B2 और B1 B2 B3 ये एक वेरिएबल है। इन वेरिएबल का जो डाटा टाइप है वो कैसा है, वो बुक डाटा टाइप है। दैट मीन्स अब आपने एक तरह से यूजर डिफाइंड डाटा टाइप बनाया। तो मैं आपको ये भी बताने की कोशिश कर रहा हूं यहां से समझाने की कि स्ट्रक्चर अपने आप में एक यूजर डिफाइंड डाटा टाइप को क्रिएट करने के लिए भी यूज किया जाता है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे B1 B2 B3 इन तीनों वेरिएबल का जो डाटा टाइप है वो स्ट्रक्ट बुक है। इज इट क्लियर? इट मीन्स अब ये B1 नाम का जो वेरिएबल है वो तीनों टाइप की वैल्यू को रखने की, असाइन कराने की कैपेसिटी को रखता है। या ये समझ सकते हैं ये B1 इन तीनों डिफरेंट टाइप की वैल्यूज को स्टोर करके रख सकता है एक नेम के साथ में। ओके, दूसरी बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जब आपने स्ट्रक्चर के अंदर ये एलिमेंट्स बेटा आपने दिए तो इन एलिमेंट्स को कंपाइलर मेमोरी एलोकेट तब तक नहीं कराएगा जब तक कि इस स्ट्रक्चर जो बुक नाम का स्ट्रक्चर है इसका वेरिएबल, इस बुक नाम के स्ट्रक्चर के जो वेरिएबल हैं इनको एक्सेस नहीं करेंगे। जैसे ही कंपाइलर आपका वेरिएबल्स के जरिए इनको एक्सेस करेगा तब जाकर के इनको मेमोरी पर एक एलोकेशन मिलता है। इट मींस जब हमारी इन वेरिएबल्स को मेमोरी एलोकेट होती है इस वेरिएबल के साथ में, इस वेरिएबल के एक्सेस करने पर। तो इट मींस एक तरह से अगर देखा जाए तो ये हमारा एक स्ट्रक्चर का डिक्लेरेशन होता है कि हम लोगों ने स्ट्रक्चर का डिक्लेरेशन कैसे हम लोग करते हैं। आइए एक प्रोग्राम के जरिए इसको समझते हैं कैसे हमारा ये कार्य करता है। आइए देखते हैं। सपोज कीजिए आप चाहते हैं एक मेन नाम का, यहाँ पर मैं एक फंक्शन ले रहा हूं और यहाँ पर आपने एक स्ट्रक्ट बनाया, स्ट्रक्ट BOOK बुक, ये आपने स्ट्रक्चर तैयार किया। यहाँ पर आपने कैरेक्टर, फ्लोट और इंटीजर, तो यहाँ पर आपने नेम वही ले लिया, देन फ्लोट में आपने प्राइस लिया, देन उसके बाद में इंटीजर में आपने यहाँ पर लिया पेज नंबर। ओके, ये तीन वेरिएबल्स आपने लिए, यहाँ पर आपने इस तरह से इसको असाइन कराया। अब आपने स्ट्रक्ट STRUCT स्ट्रक्ट B1 या B2 जो भी आप कहें वे आपने वेरिएबल्स लिए। अब आप करेंगे क्या, सबसे पहले आप इन वेरिएबल्स को जो पैक में है आपका, जो आपके ग्रुप के अंदर, इनको वैल्यू असाइन करेंगे। कैसे करेंगे देखिए जरा, आप यहां लिखेंगे प्रिंटफ आप लिखेंगे, प्रिंटफ के बाद में आप यहां लिखेंगे एंटर द बुक वैल्यूज। आपको जो बुक की वैल्यूज है वो एंटर करानी है। कैसे कराएंगे जी, चलिए स्कैनफ आप लेंगे। अब आप यहां देंगे %C, %F, %G। नाउ एड्रेस ऑफ B1 डॉट नेम, एड्रेस ऑफ B1 डॉट प्राइस, एड्रेस ऑफ B1 डॉट PN। तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि ये अब आपका B1 नाम का जो एक वेरिएबल यहां पर है, ये वाली वैल्यू भी, ये वाली वैल्यू भी और ये वाली वैल्यू भी एक्सेस कर सकता है, असाइन करा सकता है। तो अब आपको आउटपुट चाहिए सेम, फिर आप यहां लिखेंगे प्रिंटर। नाउ आउटपुट व्हाट विल बी द आउटपुट। मैं केवल एक ही बुक के लिए दिखा रहा हूं, आप डिफरेंट के लिए कर सकते हैं। आउटपुट के लिए प्रिंटर आप लिखिए यहां पर वही %C, %F और %D। नाउ B1 डॉट नेम, अगेन B1 डॉट प्राइस, अगेन B1 डॉट PNO। तो ये एक तरह से अगर आप देखेंगे तो ये एक स्ट्रक्चर का बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल हो गया कि किस तरह से हम स्ट्रक्चर के वेरिएबल को, किसी तरह से हम स्ट्रक्चर के वेरिएबल पर अपनी वैल्यू को असाइन या स्टोर वैल्यू को हम लोग
करा सकते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। एक बात मैं और बता देना चाहता हूं कि कहीं कहीं पर आप ऐसा भी डिक्लेरेशन आप करेंगे। देखिए, आप सबसे पहले अपने स्ट्रक्चर को किसी भी प्रोग्राम से पहले आप बनाएंगे, मेन से पहले आप स्ट्रक्चर बना दीजिए। जैसे ये आपने मेन से पहले एक स्ट्रक्चर तैयार कर दिया और यहाँ पर आपने कैरेक्टर, इंटीजर या जो भी आप लेना चाहें, फ्लोट आपने लिया और यहाँ पर आपने बेटा नेम ले लिया, यहाँ पर आपने पे एनो ले लिया, यहाँ पर आपने प्राइस ले लिया, है ना। तो ये 3 वेरिएबल्स आपने ले लिए और इस तरह से आपने सबसे पहले एक स्ट्रक्चर तैयार कर लिया। अब उसके बाद आप मेन फंक्शन में जाइए। मेन फंक्शन में जाने के बाद सबसे पहले आप ये स्ट्रक्ट struct स्ट्रक्ट BOOK बुक B1 नाम का एक आपने वेरिएबल अपना यहाँ बना लिया, B1 B2 B3। बस फिर वही आप एज इट इज का एज इट इज यहाँ तक, यहाँ से आप ऐसे आप काम कर सकते हैं। तो स्ट्रक्चर को आप पेन से पहले भी आप डिफाइन करा सकते हैं। आइए अब हम लोगों को एक चीज, ये उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। आइए अब हम लोग एक चीज और आपका समझने का प्रयास करते हैं कि क्या ऐसा पॉसिबल है जिस प्रकार से हम एरे के अंतर्गत अपनी वैल्यू को एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन इनिशियलाइज करा सकते हैं। कि क्या स्ट्रक्चर के अंदर ऐसा पॉसिबल है? मैं कहूंगा यस पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है आप देखिए, और आप इसको यही मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। आइए देखते हैं कैसे, किस प्रकार से ये आपका एक, चलिए मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ डिक्लेरेशन में। तो जैसे आपने struct स्ट्रक्ट BOOK बुक बनाई, अब आपने यहाँ पर इंटीजर PNO और कैरेक्टर नेम ये आपने लिया। चलो मैं 2 का ले रहा हूँ, ये डिफरेंट टाइप के। तो अब आपने क्या किया, यहाँ सेमीकोलन लगा के स्ट्रक्ट BOOK बुक B1 आपने ले लिया। तो यहाँ B1 इज इक्वल टू आप ऐसे कर सकते हो, जैसे PNO पेज नंबर 48 कोमा नेम X। ओके, तो अब आप यहाँ जरा आप यहाँ देखिए कि एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन द वैल्यू इज असाइन टू दिस वेरिएबल। हम इस वेरिएबल पर आपका एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन अपनी वैल्यू को असाइन करा सकते हैं। तो ये सब जो ओवरऑल था ये आपका स्ट्रक्चर था। तो वेल आपने अभी ये समझा कि स्ट्रक्चर के जरिए हम लोग ग्रुप में डिफरेंट डाटा टाइप के आइटम को पैक करके रख सकते हैं। दैट मीन इट इज ए ग्रुप ऑफ डिफरेंट डाटा टाइप ऑफ आइटम्स and to access these items we use only single variable. It means only the one variable is capable with the help of structure to assign the different data type of value. Different data type की values को assign कराने के लिए structure data type के variable पर हम लोग structure data type के variable को हम लोग assign करा सकते हैं। ये बात आपको समझ में आई। आइए अब हम लोग एक कॉन्सेप्ट आपका और समझ के चल सकते हैं कि हाउ द वैल्यू विल बी स्टोर इन स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के अंदर वैल्यू कैसे स्टोर होती है। देखिए, जब हम लोग स्ट्रक्चर यूज करते हैं, आप समझने का प्रयास कीजिएगा कि स्ट्रक्चर पर के वेरिएबल को जो मेमोरी एलोकेट होती है वो कॉन्टिन्यूअस मेमोरी एलोकेट होती है। एलिमेंट कैसे एलोकेट होती है जरा आप इसको समझ के चलिए। जैसे मैं यहीं पर आपका B1 का एक एग्जांपल ले रहा हूं, ये आप ऐसे समझ के चलिए। अब आप यहां देखिए बेटा, इंटीजर, मैं कहता हूं इंटीजर कितनी बाइट लेता है, 2 बाइट। कैरेक्टर कितनी बाइट लेता है, 1 बाइट। ओके, और सपोज करो आपने फ्लोट ले लिया, फ्लोट में प्राइस ले लिया आपने, प्राइस ये फ्लोट कितनी बाइट लेता है, 4 बाइट। ओके, तो जो टोटल स्पेस इसके लिए मेमोरी पर चाहिए 4 1 5 to 7 स्पेस चाहिए। चलिए मैं मान के चलता हूं यहां पर इस प्रकार से 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 एंड देन 7। ओके, अब सबसे पहले इसको PNO मिला, ये कितनी बाइट लेगा, 2 बाइट। तो इंटीजर 2 बाइट लेता है। आप इसको ऐसे कर दीजिएगा कि ये आपका पेज नंबर है हमारा, ये आपका हमारा पेज नंबर है। उसके बाद नेक्स्ट इज कैरेक्टर 1 बाइट लेता है। ओके, देन अगेन कैरेक्टर 1 बाइट लेता है। तो यहां पर आ जाएगा NAME नेम। तो ये हो गया B1 डॉट नेम। अगेन 4 बाइट लेगा हमारा फ्लोट, तो ये 1 2 3 एंड 4। तो यहां पर आ गया B1 डॉट प्राइस। तो यहां कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन का मतलब आप समझिए, जैसे यहां पर 2 बाइट, यहां पर 1 बाइट।
अब सपोज करो ये था हमारा एग्जांपल के तौर पे 2018 तक आया, तो यहाँ पर कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन 19 ये होगा, फिर 19 के बाद में 20 से लेकर के 24 तक आपका ये होगा। जैसे मैं कहूँ यहाँ से मेरा 16 से लेकर के 18 तक ये, फिर 19 तक ये, फिर आगे, इस तरह से दैट मीन्स कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन इसको प्रोवाइड होगी। तो ध्यान रखिए कि ये क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है, आगे चल के मैं यूनियन के बारे में, स्ट्रक्चर और यूनियन पर क्या डिफरेंस है। देखिए स्ट्रक्चर के अंतर्गत जो मेमोरी असाइन होती है वेरिएबल को, वह आपका कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेट होती है। एक तरह से अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक समस्या आ रही है कि टोटल हमें 7 बाइट चाहिए, और जिस वेरिएबल को जो मेमोरी एलोकेट हो जाती है वह दोबारा यूज नहीं होता है। उस मेमोरी को वह मेमोरी उस पर्टिकुलर वेरिएबल के लिए रिजर्व हो जाती है। और ये आपका आप ग्राफ देख सकते हैं स्ट्रक्चर के लिए, ये आपका स्ट्रक्चर के लिए ये आपका मेमोरी एलोकेशन प्रोसेस है। ये मेमोरी एलोकेशन की किस तरह से हमारी मेमोरी आपका एलोकेट होती है स्ट्रक्चर के अंतर्गत। इज इट क्लियर? तो उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा स्ट्रक्चर का। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बता रहा हूं कि स्ट्रक्चर को हम लोग एरे के साथ कैसे यूज करते हैं। आज आप इसका प्रैक्टिकल कीजिए। वेल हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू वेरी मच।